आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में जो कि अक्सर बच्चों में देखी जाती है। कि बच्चा जब जन्म लेता है डिलीवरी के समय भी ये परेशानी जो है वो बच्चों में देखी जाती है कि बच्चा जो है वो सही से सांस नहीं ले। तो उसके क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका उपचार होगा, इसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। पूरे ज़्यादा है न्यूनेटल एफिसिया, समझे? जैसे देखिए होता क्या है इसमें कि भाई ये बच्चे को जन्म के तुरंत बाद होता है। ये परेशानी क्यों होती है? जब ऑक्सीजन बच्चे के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है, यानी कि ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है। और सांस क्यों नहीं ले पा रहा है भाई, इसी को तो हमें जानना है। गंभीर मामले में मस्तिष्क और अंग अस्थायी रूप से खराब भी हो सकते हैं, समझे? ये परेशानी जो है वो बहुत गंभीर है, समझे? इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण हो नहीं सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो बहुत सारे जो जुड़ा हुआ कोड रहता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? गर्भनाल कहते हैं। ये प्लेसेंटा से जो जुड़ा हुआ एक धागे की तरह रहता है ना, उसी को हम कोई इनहेल करता है। बहुत डीपली बात है ये, बहुत डीपली बात है, कोई आपको जल्दी बताएगा नहीं। और जाहिर सी बात है ये ऐसी बायोलॉजिकली लैंग्वेज है, ये समझ में भी आपको थोड़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए जैसे कि ये बच्चा है, ये क्या है, इस थैले जैसा एक परत रहता है, उसी के अंदर बंद रहता है। अब यहाँ से जो है वो इसका ये टूट गया, क्या टूट गया? तो गर्भनाल टूट गया, ये माँ है। अब माता के बॉडी में अगर जन्म दे रही है बच्चे को, उस समय अगर ब्लड प्रेशर हाई है या फिर लो है, क्या लक्षण जो है वो हमें नजर आता है इस बीमारी। अब देखते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट पे भाई, इसका क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। बच्चे में जब ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, सफाई की जाती है उसके फेफड़े की। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझे कि कैसे बच्चे में सांस लेने की तकलीफ अगर हो रही है तो उसको दूर कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में जो कि अक्सर बच्चों में देखी जाती है। बच्चों में सांस लेने की तकलीफ, ये बच्चे के जन्म से पहले भी देखा जाता है। मतलब उसका हार्ट बीट जो है वो कम नजर आता है हमें उस समस्या में, उस परिस्थिति में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है डिलीवरी के समय भी ये परेशानी जो है वो बच्चों में देखी जाती है कि बच्चा जो है वो सही से सांस नहीं ले। बच्चा बड़ा भी हो जाता है कभी कभी, उस समय भी ये समस्या देखी जाती है। तो इस परिस्थिति में उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं और क्या इसका उपचार होगा, इसी के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं, पूरे बेसिक से लेकर के उसके पूरे कंप्लीट उपचार तक, समझे? तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि जब बच्चा गर्भ में होता है यानी अपनी माँ के पेट में होता है, उस समय उसको ये प्रॉब्लम कैसे हो जाता है। जब वो जन्म लेता है तब हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से उसको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या लक्षण देखने को हमें मिलते हैं और इसका क्या उपचार हो सकता है, वो भी जानेंगे। और कभी कभी जब बच्चा जन्म ले लिया होता है उसके बाद ये प्रॉब्लम उसको आती है तो उसका क्या उपचार हो सकता है, इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाकर के जो है ये पूरा समस्या और समाधान जो है वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए भाई, बच्चों में सांस की तकलीफ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चों में सांस की तकलीफ क्यों होती है और उसके क्या उपचार होने वाले हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं भाई, तो इसको PNA भी कहते हैं, यानी कि अगर इसके पूरे नाम की हम लोग बात करें तो इसको न्यूनेंटल एफिसिया कहा जाता है। न्यूनेंटल एफिसिया कहा जाता है, न्यूनेंटल एफिसिया, समझे? जैसे देखिए होता क्या है इसमें कि भाई ये बच्चे को जन्म के तुरंत बाद होता है, ये परेशानी जो है वो न्यूनेंटल एफिशिया, ये बच्चे को जन्म के तुरंत बाद जो है वो बच्चे में ये परेशानी शुरू हो जाती है। क्यों होती है? जब ऑक्सीजन बच्चे के मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाता है, यानी जब ऑक्सीजन होता है ना वो बच्चे के दिमाग तक, मस्तिष्क तक पहुंच नहीं पाता है। और क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। क्यों कमी हो रही? क्योंकि वो सांस ही नहीं ले पा रहा है। और सांस क्यों नहीं ले पा रहा है, यही कारण तो हमें जानना है ना। बच्चे के मस्तिष्क तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है। और सांस क्यों नहीं ले पा रहा है भाई, इसी को तो हमें जानना है। यही कारण तो हमें जानना है कि क्यों सांस नहीं ले पा रहा है बच्चा हमारा। तो देखिए ऑक्सीजन न लेने के कारण बच्चे के शरीर में एसिड का स्तर बढ़ जाता है। आपने सुना होगा ना कि जब हम ज्यादा भागते हैं तो हमारी सांस जो है वो बहुत तेज तेज चलने लगती है, और सांस बहुत तेज तेज चलने लगती है और उतना ऑक्सीजन जो है वो अपने बॉडी को दे नहीं पाते हैं। इस वजह से हमारे बॉडी में क्या जमा हो जाता है? एसिड जमा हो जाता है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, सभी कोई जानता है कि जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का जितना रिक्वायरमेंट होता है वो पूरा नहीं हो पाता है तो हमारे साथ क्या होता है? हमारे बॉडी में जो है वो एसिड जमा होने लगता है। तो ये जब हमारे साथ हो रहा है तो बच्चे के साथ भी होगा क्या? जब हमारे साथ ये परेशानी देखने को मिल रही है तो ये बच्चे के साथ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बताओ आप। जाहिर सी बात है होगी ही, और हो भी रही है। जब बच्चा ऑक्सीजन जितना उसको रिक्वायरमेंट है वो नहीं ले पा रहा है तो वो जो है उसके बॉडी में एसिड की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उसी चीज को यहाँ पर एनिमेटेड करके दिखाया गया है। देखिए कि बच्चे को ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है और एसिड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। बच्चे को जो है वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो क्या हो रहा है? एसिड की मात्रा उसके बॉडी में बढ़ रही है, एसिड का स्तर जो है वो उसके बॉडी में बढ़ रहा है। ठीक है,
अब ये कितना खतरनाक हो सकता है ये जानिए। ऑक्सीजन नहीं मिल पाना मतलब सांस नहीं ले रहा है, तो सांस नहीं लेना तो बहुत मुश्किल चीज है भाई। तो ये बहुत भयंकर हो जाता है, कभी कभी किसी किसी केस में बहुत डेंजर हो जाता है। यही बात बता रहा हूं मैं यहाँ पर कि ये जानलेवा भी हो सकता है। गंभीर मामले में मस्तिष्क और अंग अस्थायी रूप से खराब भी हो सकते हैं, समझे। ये परेशानी जो है वो बहुत गंभीर है, समझे। बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बच्चे का मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो मस्तिष्क सही से काम नहीं करेगा। शरीर के बहुत से ऐसे अंग भी होते हैं जो काम नहीं करते हैं, और इस स्थिति में बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ऐसा ना हो भाई। और अगर हल्के मामले में बच्चे ज्यादातर रिकवर ही हो जाते हैं। कोई कोई ऐसा केस बिगड़ जाता है जिसमें ऐसी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में जो है वो बच्चे रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये परेशानी कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन ना मिलने के कारण बॉडी में जो है वो क्या हो रहा है, एसिड बढ़ रहा है। और एसिड जब बढ़ेगा तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूनेंटल एफिसिया कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़िए, ये क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण हो नहीं सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उन बहुत सारे कारणों की शुरुआत हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, कैसे हो रहा है देखिए। कारण देखिए, सबसे पहले गर्भनाल की समस्या। अगर कोई बच्चा जो है वो गर्भ में है, और गर्भनाल, गर्भनाल पता है ना क्या होता है, ये प्लेसेंटा से जो जुड़ा हुआ कोड रहता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। ये प्लेसेंटा से जो जुड़ा हुआ एक धागे की तरह रहता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। प्लेसेंटा क्या कहते हैं भाई, तो वो तो आपको समझना ही पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, प्लेसेंटा किसको कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझिए कि वो जो एक रस्सी टाइप का जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गर्भनाल कहते हैं। ओके, उसी के माध्यम से बच्चे को जो है वो पोषण मिलता है, बच्चे को जो है वो एनर्जी मिलती है, बच्चे के पास जो है वो ऊर्जा पहुंचता है। उसी के माध्यम से माँ जो भी भोजन लेती है उसका ऊर्जा जो है वो उसी के माध्यम से बच्चे तक पहुंच पाता है, उसी के माध्यम से वो पोषण प्राप्त करता है। इतना समझ जाइए। तो जब उस कोड में, जब उस नाल में जो है वो परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगा, तो बच्चे को दिक्कत पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जब उस नाल में दिक्कत होगा तो बच्चे को भी दिक्कत पहुंचेगा। वही यहाँ पर हो रहा है, समझे, वही यहाँ पर हो रहा है। एम्ब्रिलिकल कॉर्ड प्रोलेप्स यानी नाभि, गर्भनाल का आगे की ओर बढ़ जाना। नाभि जो है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। ये तब होता है जब गर्भनाल शिशु से पहले गर्भाशय ग्रीवा को छोड़ देता है। ये कब होता है बच्चों, ये कब होता है दोस्तों, जब हमारा गर्भनाल जो होता है बच्चे का, वह गर्भाशय ग्रीवा को पहले ही छोड़ देता है। यानी डिलीवरी होने से पहले ही जब वो गर्भनाल शिशु से पहले गर्भाशय ग्रीवा को छोड़ देता है, उस समय ये परेशानी हो सकती है बच्चे को सांस लेने की, समझे। जो अभी जन्म नहीं लिया है और उसका गर्भनाल जो है वो छूट गया है, इस परिस्थिति में भी परेशानी हो सकती है। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वो जो होता है वो माँ के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और वहीं से जो है वो पोषण मिलता है। तो जो अगर वो डिलीवरी से पहले छूट जाएगा तो उसको पोषण कहाँ से मिलेगा, और पोषण नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये परेशानी तो होगी ही, जाहिर सी बात है, समझे। उसके बाद इस कोड में अगर संकुचन होता है तभी भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और कारण देखिए, पहला कारण हम लोगों ने देखा जो कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है भाई भ्रूण से जुड़ी हुई समस्या। भ्रूण से जुड़ी हुई समस्या में देखिए क्या होता है, समय से पूर्व जन्म। अगर कोई बच्चा है जो 37 सप्ताह से पहले, 37 सप्ताह से पहले उसका जन्म हो जाता है, शिशु के फेफड़े पूरी तरीके से विकसित नहीं होते हैं। इस परिस्थिति में होता क्या है कि जो बच्चा रहता है उसका फेफड़ा जो होगा वो सही ढंग से विकसित नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो अपने जो जन्म का एक निर्धारित समय होता है मानव में, उससे पहले जन्म ले रहा है, तो उसका अंग जाहिर सी बात है कि वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ होगा, और इस परिस्थिति में भी जो है वो सांस की प्रॉब्लम उसमें देखी जा सकती है। यही कारण है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। और जाहिर सी बात है कि जब बच्चा पहले जन्म ले लिया है समय से, तो उसमें तो प्रॉब्लम देखा ही जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्या। और देखिए ये तब होता है जब बच्चा एमनियोटिक द्रव और मैकोनियम के पहले मिश्रण को इनहेल करता है। बहुत डीपली बात है ये, बहुत डीपली बात है, कोई आपको जल्दी ये बताएगा नहीं। और जाहिर सी बात है ये ऐसी बायोलॉजिकली लैंग्वेज है, ये समझ में भी आपको थोड़ा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए होता क्या है इसमें कि बच्चा जो है वो फेफड़ा जो है वो जन्म ले रहा है, अभी जो है वो अपनी माँ के गर्भ में है। तो आप जानते होंगे कि माँ के जब गर्भ में रहता है तो उस गर्भ में जो है वो एक तरीके का परत पाया जाता है, और उसके अंदर एक जल भरा हुआ रहता है, यानी द्रव भरा हुआ रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक द्रव कहते हैं। यानी बच्चा जो ऐसे कि देखिए यहाँ पर
यहाँ पर ये जो बच्चा है इस थैले में बंद है, तो इस थैले के अंदर ये जो जल टाइप का दिखाई देता है, द्रव टाइप का दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एमनियोटिक द्रव, उसी को हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और जब बच्चा जो है वो उस जल को, उस द्रव को अगर अपने फेफड़े में ले लिया, उस द्रव को जो है वो अपने फेफड़े में ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये समस्या आ जाएगी उसको, समझे। और मैकोनियम क्या कहते हैं भाई, तो जब बच्चा उस द्रव को ले लेता है, उसके फेफड़े तक, उसके आंत तक ये चीजें पहुंच जाती है, तो एक प्रकार का वो मल बनाता है, उसी को हम मैकोनियम कहते हैं। तो जब बच्चा उस द्रव को पहली बार इनहेल कर लेगा, तो उसके अंदर सांस लेने की समस्या जाहिर सी बात है आ जाएगी, समझे। दो तीन स्थिति हम लोगों ने देखा। पहला तो जो गर्भनाल होता है वो पहले छूट जाता है, तब परेशानी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर बच्चा पहले जन्म ले ले रहा है तो उसके अंदर ये परेशानी देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर वो एमनियोटिक द्रव को, एमनियोटिक फ्लूइड भी जिसको कहते हैं, अगर उसको इनहेल कर ले रहा है, सांस ले ले रहा है और उसके फेफड़े में वो पहुंच जाता है, तब परेशानी देखने को मिल जाएगी उस बच्चे में, ये ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या कारण है भाई। मातृ और प्लेसेंटक कारण, यानी माता से जुड़े हुए कुछ ऐसे कारण जो मैंने अभी आपको बताया था, वही चीज है यहाँ पर भी। एमनियोटिक द्रव एम्ब्रोलिज्म, देखिए एक दुर्लभ लेकिन गंभीर स्थिति है। एमनियोटिक द्रव गर्भवती के खून में प्रवेश कर जाता है, जिससे एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। एमनियोटिक द्रव क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जो कि ये जैसे कि ये बच्चा है, ये क्या है, इस थैले जैसा एक परत रहता है, उसी के अंदर बंद रहता है। अब यहां से जो है वो इसका ये टूट गया, क्या टूट गया, तो गर्भनाल टूट गया। पहला जो परिस्थिति था उसमें माँ के साथ जो गर्भनाल जुड़ा हुआ था, माँ के बॉडी के साथ, वो टूट रहा था यहाँ से, लेकिन इसमें जो है ये बच्चे के साथ जो जुड़ा हुआ है ना, वही टूट जाता है। यहाँ पे जो है वो बच्चे के साथ जो जुड़ा हुआ है वो टूट जाता है। और जब बच्चे के साथ ये जुड़ा हुआ टूटेगा, तो इसके अंदर जो द्रव्य है वो तो बाहर निकलना शुरू कर देगा, और बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा, ये माता के बॉडी में जाएगा, माँ के बॉडी में जाएगा। और माँ के बॉडी में जब ये खून प्रवेश, द्रव्य प्रवेश करेगा और उसके खून के साथ मिलेगा, तो क्या होगा, उसको एलर्जी रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्या होने लगेगा, एलर्जी रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और उसी एलर्जी रिएक्शन के कारण बच्चे में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यानी एक कारण नहीं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स कारण है, इस प्रॉब्लम्स के बहुत सारे कारण से इस प्रॉब्लम्स के। उसके बाद देखिए ये टूटा भाई यहां से, समझे, ये यहां से टूट गया और यहां से जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड निकलना शुरू किया और माँ के खून में मिला और उसको एलर्जी कर दिया, ये हो गया। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, प्लेजेंटल इशू। प्लेजेंटल इशू में देखिए क्या होगा भाई हमारे साथ, समय से पूर्व गर्भनाल का गर्भाशय से अलग हो जाना। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गर्भनाल जो है वो समय से पहले ही अलग हो गया है, और जब समय से पहले अलग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो आप देख ही चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद आता है प्रसव के दौरान माँ को काफी ज्यादा मुश्किल होना। प्रसव यानी बच्चे को जन्म देने के समय माँ को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आना, और प्रसव के द्वारा संक्रमण का हो जाना, इन्फेक्शन का हो जाना। इन सभी कारणों में बच्चे के अंदर सांस लेने की समस्या जो है वो देखी जाती है। और सबसे बड़ा कारण यही है बच्चों, ये क्या कहते हैं, हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का जो है वो उसके फेफड़े में पहुंच जाना। ज्यादातर में यही देखा जाता है, ज्यादातर में यही देखा जाता है। ये गर्भनाल इतना जल्दी नहीं टूटता है, समझे। ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। लेकिन जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अगर पहुंच गया बच्चे के फेफड़े में, तो ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये कब की बात मैं कर रहा हूं, जन्म के पहले, जब डिलीवरी हो रही होती है, उसी समय बच्चों में कुछ ऐसी समस्या देखी जाती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे अब। मातृ स्वास्थ्य और रक्त प्रवाह। कुछ कुछ परिस्थितियां में जब बच्चे तक रक्त का प्रवाह जो है वो सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है, वहां पर भी ये परेशानी जो है वो देखने को मिलती है, समझे। माँ के द्वारा जो है वो बच्चे तक पहुंच नहीं पाता है, गर्भनाल के द्वारा जो है वो सही ढंग से जो है वो रक्त नहीं पहुंच पाता है। उस परिस्थिति में भी सांस लेने में दिक्कत आती है। होता क्या है, देखिए कि गर्भावस्था में हाई या लो ब्लड प्रेशर, माँ जो है, ये माँ है, अब माता के बॉडी में अगर जन्म दे रही है बच्चे को, उस समय अगर ब्लड प्रेशर हाई है या फिर लो है, तो उसका प्रभाव जो है बच्चे पे भी पड़ेगा। क्या पड़ेगा भाई, तो गर्भवती महिला के रक्त में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होगा, समझे। क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो बच्चे को कैसे ऑक्सीजन दे पाएगी, और बच्चे को अगर ऑक्सीजन नहीं देगी, रक्त की कमी होगी उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, उसको एनीमिया हो सकता है। ये रक्त की कमी से एक बीमारी होती है, एनीमिया।
तो उसके शरीर की रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो उसके शरीर की जो रक्त कोशिकाएं हैं वो क्या करेगी, ऑक्सीजन सही मात्रा में जो है वो पहुंचा नहीं पाएगा बॉडी तक, और इस परिस्थिति में जो है वो बच्चे में सांस लेने की समस्या देखी जा सकती है। समझे, ये वाला कारण समझे कि माँ का ब्लड प्रेशर कम है या फिर बढ़ा हुआ है, उस स्थिति में जो है वो ऑक्सीजन दे नहीं पाएगी भाई बच्चे को, और ऑक्सीजन दे नहीं पाएगी तो उसके शरीर में जो है वो रक्त ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पाएगी, और रक्त कोशिकाएं जो है वो ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पाएगी, एनीमिया की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। तो ये कुछ 3-4 कारण आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब आते हैं भाई क्या क्या संकेत हमें नजर आएगा, क्या क्या लक्षण जो है वो हमें नजर आ सकता है इस बीमारी का, कौन कौन से लक्षण हमें नजर आएंगे। तो देखिए, लक्षण डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के दौरान और उसके बाद में भी नजर आ सकते हैं। जो लक्षण है बच्चे में सांस लेने की, इसीलिए मैं कह रहा था कि डिलीवरी के पहले की भी बात हम लोग जानेंगे, डिलीवरी हो जाने के बाद और उसके कुछ दिन बाद की भी बातों को हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पर। तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, देखिए पहला है भाई हमारा त्वचा की रंगत असामान्य होना, यानी जैसा हमारा नॉर्मल स्किन कलर होता है वैसा नहीं होगा, कुछ तो उसमें बदलाव देखने को मिलेगा आपको, समझे। उसके बाद आता है शिशु का शांत होना या ना रोना। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जन्म लेने के बाद उस दौरान जो है वो रोता नहीं है या फिर कोई हरकत में नहीं आता है, उस स्थिति में उसकी जांच की जाती है, देखा जाता है कि कहीं इसमें जो है वो फ्लूइड तो नहीं भर गया फेफड़े में, समझे, ये कारण होता है। सांस लेने में कठिनाई होती है, ये तो जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम ही यही है तो होगा ही। बच्चे का सुस्त होना, यही बात हुआ कि शांत हो जाता है, और इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो है लक्षण है वो देखने को मिलता है। अब आते हैं भाई संकेत और लक्षण, वाइटल साइंस। देखिए कुछ कुछ बच्चों में ये भी होता है कि हृदय की गति जो है वो कम होने लगती है, कम होना, जन्म पूर्व भ्रूण की धड़कनों की गति बदल सकती है, यानी धड़कनों में भी जो है वो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हरकत देखने को मिलता है। खून का दबाव कम होने लगता है, ब्लड प्रेशर कम होने लगता है, और असामान्य रक्त के थक्के जमने लगते हैं। फेफड़े तक जो ब्लड पहुंच रहा होता है ऑक्सीजन जो लेकर के, वो जो है वो जमने लगता है, समझे। पेशाब का कम आना और पीएच मान का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, शरीर में एसिड का स्तर काफी बढ़ जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो पीएच लेवल, एसिड बढ़ेगा, और एसिड जब बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिड में पीएच का मान क्या होता है बच्चों, वो बढ़ता रहता है या फिर कम होता रहता है दोस्तों, समझे, ये बात है। अब देखते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट पे भाई, इसका क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं बच्चे में जब ऐसा लक्षण देखने को मिलता है, तो ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है, तो भाई उसको मुंह से जो है वो कुछ भी नहीं खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, यानी माउथ से जो है वो उसको कुछ भी खिलाया नहीं पिलाया जाता है, ना दूध ना कुछ भी, वो तो वैसे भी कुछ खाएगा नहीं, दूध ही पिएगा, तो वो सब चीजों पे थोड़ा देर के लिए रोक लगा दिया जाता है, ठीक है। फिर जो है वो उसको ये सेशन, यानी कि उसके फेफड़े में अगर जमा हुआ है एसिड, जमा हुआ फ्लूइड जमा हुआ है, तो क्या करते हैं उसको जो है वो एयरवे सेक्शन देते दिया जाता है, समझे, और इसके दौरान जो है वो उसको ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है, सफाई की जाती है उसके फेफड़े की, समझे, गम जमा हुआ हो, बलगम जमा हुआ हो, ये सभी चीजों को जो है वो साफ किया जाता है, निकाला जाता है करके, ठीक है। फिर देखिए ब्रीथिंग ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन जो है वो उसको अलग से दिया जाता है, फेफड़े को साफ किया जा सकता है, उसके बाद जो है वो उसको ऑक्सीजन चढ़ाया जा सकता है, ठीक। और ऑक्सीजन कैसे चढ़ाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर 0.5 लीटर पर मिनट आवश्यकता अनुसार, अगर ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, ठीक। उसके बाद ये तो हम लोगों ने देखा, अब कुछ एंटीबायोटिक का भी यूज किया जाता है, जैसे कि डेक्स्ट्रोज, जो कि फ्लूइड के रूप में जो है वो चढ़ाया जाता है इसमें एंटीबायोटिक डाल करके, जिसको हम लोग ड्रिप चढ़ाना भी कहते हैं, तो उस तरीके से भी जो है वो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एंटीबायोटिक कुछ उपयोग में लेते हैं हम लोग, जिसमें सेफोट्रैक्सिम होता है, और 500 mg 5 ml में जो है वो इसको लगाया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर सुबह शाम जैसे भी हो उस हिसाब से, ठीक है। फिर देखिए कैल्शियम ग्लूकोनेट का जो है होता है वो इसको डोज दिया जाता है, समझे, और नेजल ड्रॉप भी दिया जाता है, सोलो नेजल ड्रॉप हो गया, ये सभी नेजल ड्रॉप है, आवश्यकता अनुसार जो होता है उस हिसाब से, एक ड्रॉप एंड बोथ नोजल स्टिक्स, ये सभी आवश्यकता पड़ने पर जो है वो दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि पहले तो फेफड़े की सफाई की जाती है, ब्रीथिंग मतलब ऑक्सीजन अलग से दिया जाता है, फिर जो है वो कुछ एंटीबायोटिक ड्रिप में लगा करके दिया जाता है, और कैल्शियम ग्लूकोनेट का भी डोज दिया जाता है, साथ ही साथ नेजल ड्रॉप भी दिया जाता है,
ठीक है, तो ये कुछ ट्रीटमेंट थे बच्चों के। ओके, और निष्कर्ष क्या निकलता है भाई? तो यही निकलता है कि एक्शन, इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए इस स्थिति में। ये नहीं कि वेट करे कि बच्चा हरकत में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी समय जो है वो एक्शन लेना चाहिए। वॉच फॉर द साइलेंट बॉडी, और कब लेना चाहिए हमें? जब देखे कि हम भाई बच्चे का बॉडी जो है वो हरकत में नहीं आ रहा है, तो फटाफट जो है वो हमें हरकत में नहीं आ रहा है बच्चा, तो एक्शन ले लेना चाहिए। समय पर इलाज से ही गंभीर क्षति को रोका जा सकता है दोस्तों, समझे? तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझे कि कैसे बच्चे में सांस लेने की तकलीफ अगर हो रही है तो उसको दूर कर सकते हैं। अब कोई बच्चा जन्म लेने के बाद उसके अंदर तकलीफ हो रही है, तो यही रिक्वायरमेंट दवाइयाँ जो है वो उसको चलाई जाती है और वो ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक हो गया, नेजल ड्रॉप्स हो गए, ये सभी चीजें जो है वो उपयोग में लिया जाता है और बच्चा ठीक हो जाता है। इसमें मैं किसी भी सफिशियंट दवाई का नाम आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी दवाई का उपयोग अगर आप करते हैं तो सबसे पहले आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। इस प्रकार के वीडियोस को देख करके जो है वो कभी भी दवाई का उपयोग ना करें, समझे? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और